ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले आजम खान अब अपनी चाहतों के चलते चर्चा में हैं। दरअसल लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग पर लगे पोस्टर में आजम खान को यूपी का डिप्टी सीएम बनाने की मांग की गई है। वहीं आजम खान ने पोस्टर लगाने वालों को किया है शुक्रिया। ये अंगड़ाई है उन अरमानों की, ये ज्वार भाटा है उन जज्बातों का जो राजधानी लखनऊ में लगे पोस्टरों में जाहिर की गई है। आजम खान को डिप्टी सीएम बनाने की और उन पोस्टर लगाने वालों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं आजम खान, जो पुख्ता करती है उन पोस्टरों में जताई गई ख्वाहिशों के लिए आजम खान की चाहत को। अपने बयानों से तो हमेशा ही चर्चा में रहते हैं आजम खान, लेकिन चर्चाओं की चाल अब चाहत के रंग में रंगी हुई है मुखिया मुलायम सिंह यादव के घर के बाहर लगी कुछ तस्वीरों में। और उन चाहतों में मुलायम सिंह से की गई है अपील आजम खान को डिप्टी सीएम बनाने की। अब उसी मांग के चलते पूछा गया सवाल तो आजम खान के जज्बात जाग गए। असल में क्या बनाया जाए और क्या बने, ये किसी भी इंसान के अपने ऊपर भी मुनसर करता है। अगर हमें सलाहियत है तो हम वो सारे काम कर पाएंगे जो छोटा पद रहकर भी है। हमारे लिए उनके उस परिवार के दिल में जगह है और जिन्होंने मांग की है उनके दिल में जगह है। दोनों की कदरदानी का बहुत बहुत शुक्र। बहरहाल अगर पोस्टरों से लेना देना नहीं तो क्यों दिल के अरमानों ने ली अंगड़ाई, क्यों आजम खान ने नजराने में अदा कर दिया पोस्टर लगाने वालों का शुक्रिया। सवाल ये है कि क्या डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं आजम खान। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं आजम खान। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। कांग्रेस के नेता पंकज तिवारी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता राकेश त्रिपाठी और समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा। हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी लगातार बने हुए हैं। रविदास जी, एक तो पोस्टर को देखिए जो मांग की गई है और उसके बाद आजम खान का रिएक्शन, क्या इन दोनों ही बातों से यह माना जाए वाकई आजम खान की ये चाहते हैं जो पोस्टर के जरिए सामने आ गई है? देखिए गायत्री जी, जो राजनीति में होता है, मंत्री हैं, तो वो तो ये बनना चाहता ही है कि हम जो है डिप्टी सीएम बन जाएं, तो ये उनकी चाहत होगी। और बहुत से जो लोग हैं उनके समर्थक वो लोग मांग करते हैं। और अगर पोस्टर लगाने से, होल्डिंग लगाने से जो निर्णय होने वाला हो तो किसी के नाम से पूरा शहर और पूरा प्रदेश रंग सकता है। लेकिन ये निर्णय करने का अधिकार पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह जी को है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को है। ठीक है रविदास जी। अब राकेश त्रिपाठी जी, सवाल दरअसल इसलिए भी उठता है क्योंकि हाल ही में जब दादरी मामला सामने आया था तब यूएन जाने की बात आजम खान की तरफ से की गई थी। मुख्यमंत्री ने मना किया, उसके बावजूद भी वो अपनी बात पर डटे रहे। और अब ये पोस्टर और उस पर आजम खान का शुक्रिया। तो क्या अब आजम खान चाहते हैं कि उनकी इतनी हैसियत अब बढ़ गई है पार्टी के अंदर कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए? देखिए गायत्री जी, आजम साहब की चाहत तो बहुत सारी है। आजम साहब का यूएन जाने का बयान देने का मतलब है वो यूएन तक भी जाना चाहते हैं। इससे पहले अभी कुछ दिनों पहले भी उन्होंने मीडिया से इंटरव्यू में अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित करने के लिए भी कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री भी बना दिया जाए तो अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि आजम खान साहब की जिस तरह की महत्वाकांक्षा है, उनकी महत्वाकांक्षा गाहे बगाहे जब तब जाहिर होती रही है। अभी शिवपाल यादव जी के सामने भी उनकी ये इच्छा जाहिर हुई थी कि उप मुख्यमंत्री पद उनको मिले। उनके कुछ समर्थकों द्वारा ये विषय उस समय भी उठाया गया था। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य बहुत वरिष्ठ नेता है, उनके द्वारा इस प्रकार की महत्वाकांक्षा जाहिर करना कोई बुराई भी नहीं है। उनको जाहिर करनी चाहिए महत्वाकांक्षा। और इस पर निर्णय तो समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह जी को लेना है कि अपने संस्थापक सदस्य को साथ में उनको कितना स्थान पार्टी में देना है, उनको सरकार में क्या ओहदा देना है, ये तो समाजवादी पार्टी को ही तय करना है। लेकिन आजम साहब की चाहत कहीं कम नहीं है और वो अपनी यूनिवर्सिटी को जिस तरह से नाक की जिद बना, उन्होंने नाक का सवाल बना करके और उसके आजीवन चांसलर हो गए, उससे स्पष्ट होता है कि उनकी महत्वाकांक्षा में कहीं कोई कमी नहीं है। एक अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और उनकी महत्वाकांक्षाएं गाहे बगाहे झलकती नहीं है। पंकज तिवारी जी, ऐसा लग रहा है कि आजम खान की कोई कदर करने को तैयार नहीं। वो बार बार जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी इतनी हैसियत है और उसके मुताबिक पार्टी से कुछ मिला नहीं। क्योंकि हम देखते हैं आए दिन बयान देते हैं, उन पर कार्रवाई भी सरकार की तरफ से नहीं की जाती है। गायत्री जी, आजम खान की एक आदत है कि वो सब कुछ ब्लैकमेल करके पाना चाहते हैं।
चूंकि मुलायम सिंह के 7 संस्थापक सदस्यों में बहुत वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन उनकी जो कार्यशैली है वो पार्टी में 2 धड़ों के रूप में विभाजित करती है और उसको एक को अपने आप को अपना माइनॉरिटी का बहुत बड़ा रहनुमा बता के और वो उस पर दबाव बनाने का प्रयास करते। इन्हीं दबाव के चलते पिछले कुछ साल पहले वो पार्टी से बाहर भी हुए थे। वो एक नेताजी के बहुत अभिन्न उनसे लड़ गए थे। तो इसलिए बाकी उनकी इच्छा तो मुख्यमंत्री बनने की है कि मुलायम सिंह के बाद अब हम ही सबसे वरिष्ठ नेता बचे हैं समाजवादी पार्टी में, लेकिन भतीजा बन गया। तो अब उनके अंदर का जो जोश है, और उनको ये भी मालूम है कि अब इस 1.5 साल के बाद समाजवादी पार्टी सत्ता में वापस नहीं आ रही, हम मंत्री बने तो रहेंगे या नहीं रहेंगे। जाएं। तो इसी 1.5 साल में मेरे नई मुख्यमंत्री के तो डिप्टी सीएम के ही अरमान पूरे हो जाए, पता नहीं आगे क्या हो। जी, लेकिन तब भी रहेंगे तो मुख्यमंत्री से नीचे। अमिताभ जी, आप इस पोस्टर वॉर को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस मसले को यहां से नहीं समझेंगे, यहां से समझेंगे तो हम थोड़ा गलत दिशा में जाएंगे। दिवाली से पहले आप मानकर चलिए करीब 40-45 साल का, मेरे ख्याल से 40-42 साल का पॉलिटिकल कैरियर है आजम साहब का। पहली बार, और 30 साल से तो हम ही लोग चैतन्य अवस्था में देख रहे हैं उनके पॉलिटिकल कैरियर को, 30-35 साल से पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश के हर शहर में बहुत बड़ा एक होर्डिंग लगा आजम साहब की तरफ से दिवाली की मुबारकबाद का। बड़ा होर्डिंग है काफी, और उसमें काफी कंटेंट भी है, टेक्स्ट भी लंबा चौड़ा है सब जी। मुल्क प्रदेश सबकी बात की गई है। ये पहली बार हुआ, यानी आजम साहब ने रामपुर के दायरे से बाहर अपनी उपस्थिति को दर्ज किया दीपावली के अवसर का इस्तेमाल करके। तभी समझ आना चाहिए था समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ताओं को कि मामला अब इतने तक कन्फाइंड नहीं रहेगा, महदूद नहीं रहने वाला कि जाओ रामपुर की रियासत दी, नहीं, उतनी छोटी रियासत में अब मजा नहीं। स्वाभाविक है, वो उसकी पहली प्रस्तुति थी। आज उनके समर्थकों ने मांग उठाई। रविदास जी भी जानते होंगे कि समर्थक मांग नहीं उठाते, और हर नेता ऐसा करता है। इसमें कोई मैं बहुत नैतिक नहीं मानता, राजनीति में सब करते हैं। थोड़ा बड़े हो जाएंगे, राकेश त्रिपाठी भी करेंगे, पंकज भी करेंगे। 4 लोगों को बुला लिया जाता है और रुपया पैसा भी खुद ही दे दिया जाता है, कहता है भाई एक फलाना संगठन बना लो और ऐसा ऐसा होर्डिंग लगवा दो। क्या होता है राजनीति में, स्वाभाविक है। लेकिन इसको अगर उस होर्डिंग से हम जोड़कर देखेंगे दिवाली वाले से, तो एक कंटिन्यूटी समझ आ जाएगी। अब ये विषय क्यों लाए बहस के लिए? आजम साहब के चाहने वालों ने पोस्टर लगा दिया, इसमें क्या फर्क है? भाजपा में संजय जोशी को वापस लाओ, इसके भी पोस्टर लगते हैं मोदी जी के घर के बाहर, इससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन उस पोस्टर में इस पोस्टर में फर्क क्या है रविदास बाबू, वो आप जैसा संजीदा आदमी समझ जाएगा। चुनाव सर पर है, 10 महीना 11 महीना, इससे ज्यादा तो नहीं बचा चुनाव का। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। उस समय ये मांग उठवा देना कि हमको डिप्टी सीएम बनाओ, और उस मांग को अगर आप रिफ्यूज करोगे तो उसका नुकसान आपको समझना पड़ेगा। आज ये मांग का वक्त खराब है। ये सरकार बनने के समय मांग हुई होती और आपने रिफ्यूज कर दिया होता, रिजेक्ट कर दिया होता, तो उसका नुकसान इतना नहीं होता। 5 साल में तो लोग भूल ही जाते हैं। लेकिन महीना 2 महीना मांग चल गई, उत्तर प्रदेश भर में ऐसे होर्डिंग लग गए, और उसके बाद नहीं बने आजम साहब, तो स्वाभाविक भी समझ रहे हो मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं। तो ये सवाल उठेगा कि भाई माइनॉरिटी की पूछ नहीं क्या? तब आपके लिए एक बेवजह का मुद्दा क्रिएट हो जाएगा। इसलिए टाइमिंग खराब है। अन्यथा किसी नेता के समर्थक चाहे, इसमें क्या बुराई है? हर नेता के लोग कहते हैं, जो 5 साल की राजनीति वाले बच्चे हैं उनके भी समर्थक जब पोस्टर लगाते हैं तो लिख देते युवा हृदय सम्राट। वो अभी खुद ही बच्चे हैं, उनको बता देते युवा हृदय सम्राट। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये टाइम विचित्र है। आजम साहब की समर्थकों की इस मांग को मानना मुश्किल आपके लिए, यह भी मैं जानता हूं, और रिजेक्ट करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। रविदास जी गलत तो नहीं कहा।
रविदास जी, अमिताभ जी, जो आपने बात कही है वो बात सही है और ये टाइम भी सही है, क्योंकि चुनाव का समय है और चुनाव के समय ही तो ये मांग होगी। रविदास जी, तो ये दबाव ही है, दबाव ही बनाने की कोशिश करें, जैसे कि पंकज जी ने कहा कि चुनाव करीब आने वाले हैं, चुनाव करीब है और चुनाव के समय ये मांग हुई है, इसीलिए कि चुनाव करीब आने वाले हैं और चुनाव से पहले किए रविदास मांग है। मैंने ये सवाल तो नहीं पूछा, नहीं ये सवाल ही नहीं पहले पूछा। मांग होती नहीं तो उसका कुछ मैं बोल चुका, मैंने सवाल दूसरा पूछा, आपके लिए मानना मुश्किल, आपके लिए ना करना मुश्किल है कि नहीं, ये मैं पूछ रहा हूं। आपके लिए इधर कुआं उधर खाई, मानो तो मुश्किल और ना मानो तो मुश्किल है कि नहीं? हमने देखिए अमिताभ जी, मैंने पहले कहा कि आपकी बात सही है और ये निर्णय करने का अधिकार पार्टी तो के राष्ट्रीय हैं कि भैया अध्यक्ष उनको है। अरे रविदास भाई, वो निर्णय करेंगे। अब वो तो बहस में नहीं और आएंगे। ये हम आप चर्चा ही कर रहे हैं, हम कहां आपसे करें आप लिख के दे दो उनको, ये तो कहने रहे। देखिए मैंने अमिताभ जी ये कहा आपसे, अमिताभ जी मैंने आप देखिए हमने ये आपसे कहा कि अगर पोस्टर लगाने से, होल्डिंग लगा देने से कोई मंत्री हो रहा हो या डिप्टी सीएम हो रहा हो तो आप बताएं तो पूरा शहर और कई शहर उस नाम से रंग जाएंगे, लेकिन पोस्टर लगाने के बाद भी, होल्डिंग लगाने के बाद भी कोई उन पर विचार नहीं होगा। ठीक है रविदास जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत से लोग ठीक ऐसे है हैं रविदास जी, ठीक है, जिन्होंने आगे बात, आगे संघर्ष करके, अरे आ गई भाई, अरे संघर्ष खाई है। अरे ठीक है, संघर्ष को तो उनके मैंने पोस्टर बहुत लग सकते हैं। मैंने बता दिया कि संघर्ष की पूछ खत्म हो गई सब पार्टियों में। अब अगर संघर्ष आपने किया है तो आप मान लीजिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, संघर्ष बिना किए हुए वाले हो तो इधर आओ जिधर मिठाई बट रही है। हर पार्टी में यही चलन है, संघर्ष वालों को भूल जाना चाहिए, अब उनके लिए कुछ नहीं बचा। राकेश त्रिपाठी से मैं एक बात कहता हूं, रविदास जी भी सुने और पंकज जी भी सुने, एक पोस्टर लगे राकेश त्रिपाठी को भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, उस पोस्टर को कोई मतलब नहीं ना। या पंकज तिवारी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, राष्ट्र का मतलब नहीं, प्रदेश का भी मतलब नहीं, ठीक ना? राकेश गलत तो नहीं कह रहा? जी बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर ये पोस्टर लग जाए कि अरुण जेटली को या राजनाथ जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए तो उसका मतलब है रविदास बाबू, या ये पोस्टर लग जाए कि दिग्विजय सिंह को कमान सौंपो, प्रियंका को कमान सौंपो, तो उसका मतलब होता है, तब ये कह के बात नहीं टाली जा सकती कि पोस्टर लगाने से होता तो कोई भी अपने नाम का शहर पुतवा देता। कोई भी नहीं, ये कोई भी का मसला नहीं। आप भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं। और अगर इतना ही आसान है राकेश जी, अगर इतना ही आसान है तो एक झटके में रिजेक्ट कर दो ना। नहीं, रिजेक्ट नहीं कर सकते अमिताभ जी। मुझे लगता है कि मुलायम सिंह जी के दो व्यक्ति ऐसे राजदार हैं जो उनके पूरे राजनीतिक जीवन में उनके सबसे नजदीकी रहे हैं, एक अमर सिंह जी और एक आजम खान साहब। और इस इधर लगातार पिछले महीनों को देखेंगे तो एक लगातार लड़ाई दिख रही है कि अमर सिंह की पार्टी में वापसी होगी या नहीं होगी, और इस वापसी के बाद आजम खान साहब का स्टैंड क्या होगा। अभी कुछ दिनों पहले और होर्डिंगें लगी थी जिसमें आजम खान साहब ने समाजवादी पार्टी के जो लाल और हरा रंग है वो रंग उससे गायब था, और उसके बाद ये चर्चा चल पड़ी थी कि आजम खान साहब शायद पार्टी छोड़ रहे हैं। मुझे लगता है शायद कहीं कोई पटकथा लिखी जा रही है और उसी पटकथा का एक ये अंश है कि एक ये नए पोस्टर लगाए गए। मुझे लगता है हो सकता है इसमें कोई आश्चर्य का विषय नहीं है कि समाजवादी पार्टी इस चुनावी वर्ष में आजम खान साहब को डिप्टी सीएम घोषित कर दे, क्योंकि ये हो सकता है शायद आजम साहब का कोई दांव ऐसा है जो अमर सिंह पर ज्यादा मजबूत बैठ गया हो कि अमर सिंह की अब तक इसीलिए पार्टी में वापसी नहीं हो पाई और आजम साहब का कद बढ़ा करके आजम साहब अपनी ताकत का इजहार कर ले, और ये ताकत का इजहार करने की रस्साकसी लगातार दिख रही है। और अमिताभ जी, आप तो ज्यादा वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझसे ज्यादा इन चीजों को समझते हैं, और ये जो पटकथा लिखी जा रही है इसका अंदाजा भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में समझदार लोगों को हो रहा है। तो इसलिए इस बात पर कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। और जैसे रविदास जी उसको हल्के ढंग से दरकिनार कर रहे हैं कि नहीं केवल पोस्टर है और पोस्टरों के कोई मायने नहीं है, मुझे लगता है शायद इसकी पटकथा कहीं लिखी जा रही है। पंकज तिवारी, मैंने कहा
कि मानो तो मुश्किल और ना मानो तो और मुश्किल। धर्म संकट में फंस गई समाजवादी पार्टी। निश्चित रूप से अमिताभ जी, धर्म संकट क्या, मैंने अभी इसके पहले कहा था कि जो आजम खां का स्वभाव है वो स्वभाव इसी तरीके का है, और वो माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के, उनको मालूम है कि हमें कब क्या कहना है। और चूंकि वो मुलायम सिंह के हम सफर रहे, मुलायम सिंह के भी सारे दावों से वाकिफ है। अगर ये भी 2 साल पहले करते तो हो सकता है कि उनका नुकसान हो जाता, लेकिन ये चुनावी वर्ष है, चुनाव के 1 साल, चुनाव में लगभग पार्टियां कूद चुकी हैं, अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। अब मुलायम सिंह या सपा नेतृत्व के लिए भी आजम खां का मांग को नकारना उनके लिए बड़ी मुश्किल है। और मानते हैं तो घर में जो मुलायम सिंह की कमजोरी है, अपना सफाई का कुनबा, अगर वो तो वहां भी कई उप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तो उसके लिए भी समस्या है कि, और मुलायम सिंह का जो कमजोरी है वो अपने परिवार के से अलग नहीं होते हैं। उसके लिए चाहे जितना खास साथी छोड़ना पड़े, वो चाहे अमर सिंह हो, चाहे आजम खां हो, चाहे बेनी प्रसाद वर्मा हो, लेकिन उसी खिलाड़ियों के एक मोहरे आजम खां भी है। इसलिए कि आजम खां ने ऐसे समय पर रखा है, या तो समाजवादी पार्टी के ऊपर ये ब्लेम लग जाएगा और तब उनका आजम खां का महत्व, या उनको बात माननी पड़ेगी, तो माननी पड़ेगी तो डिप्टी सीएम बन जाएंगे, ताकत बढ़ जाएगी। अपने जो परम विरोधी जो जमादार उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं अमर सिंह से, उनकी वापसी रुक जाएगी। समय कम है। रविदास जी, आपने रामायण तो पढ़ी है। कैकेयी ने उचित वक्त पर, जो उसके मुताबिक उचित वक्त था, राम के लिए वनवास मांगा, दशरथ सिर पटक के रह गए, वनवास देने पड़ा। उसके बाद में फिर उनके प्राण ही निकल गए राम राम करते करते। लेकिन कैकेयी तो अड़ी गई ना, बोली ना, वचन दिया था, या तो कहो निभाओ, निभाते हैं, या कहो हम वचन नहीं निभाएंगे, हाँ या ना बोलो। तो दशरथ को बोलना पड़ा, ठीक है निभाते हैं, जाओ। और राम जी 14 साल के लिए वनवास। क्या वैसे ही धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई कि हां करें तो संकट और ना करें तो और डबल संकट? रविदास जी जल्दी से। अमिताभ जी, जो आपने उदाहरण दिया है, तो कैकेयी ने अगर भगवान राम को वनवास भेजा तो आज कैकेयी को कोई पूछता नहीं है। और आपने देखा नहीं हुआ कि कैकेयी का किसी ने नाम रखा हो। आज दुनिया में बात कर कोई बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखा नहीं है। आप रामायण पर चले गए कैकेयी पर, मैं पूछ रहा हूं, आज भी बात कर लो। उदाहरण दिया है, आज तो आपके लिए कुआं और खाई हो उदाहरण दिया पे कह रहा हूं। बात यह है नहीं देखिए अमिताभ जी, जो आपने बहुत सी बातें कही है, मैं सहमत हूं उससे कि ये चुनाव का वर्ष है, और चुनाव के समय पर जो समर्थक लोग होते हैं उन्होंने ये मांग करी है, और माननीय मुलायम सिंह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस पर निर्णय करेंगे। देखिए, मेरे का समय भी समाप्त हो रहा है। जी हाँ, तो वही संवाद मैं कुछ बातें याद दिलाऊं बहुत जल्दी क्विक रिकैप। बेनी बाबू को चुनाव के समय उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा मुझे जेड प्लस चाहिए। 8 घंटे में जेड प्लस मिली, 8 घंटे में। रविदास जी जानते होंगे चुनाव का मतलब क्या होता है। भले बेनी बाबू वोट कुछ नहीं दिला पाए, बाद में सरकार को भी लगा इसको गलती, जेड प्लस दे दी इनको, है भोकाल टाइट कर लिए, वोट कुछ मिला नहीं, लड़कवा भी हार गया। दूसरा, रविदास जी जानते हैं इनके साथ विधानसभा में रही हैं अनुराधा चौधरी। एक वक्त आया उनके लिए सुरक्षा मांग ली, चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर एयरपोर्ट और सब तमाम काम हो गए 2 ही घंटे में, खट 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 खट। उसके बाद चौधरी साहब मायावती जी के घर चले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, कांग्रेसी दीवार में सिर दे दे के मारे। हमसे कहा इनकी पार्टी के बड़े नेताओं ने, बोले भाई ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा, बोले तो सब लेके चले गए, लेकिन देना तो पड़ा ना। ये चुनाव चीज ऐसी नामुराद है रविदास बाबू, इसमें तो बड़े बड़े काशी के पंडितों को, चोटीधारी जनेऊधारी त्रिपुंडधारी पंडितों को अपने अपने सेवकों के पांव भी छूने पड़ते हैं। इसको तो चुनाव बोलते हैं नहीं, ये तो बलिहारी है चुनाव की, यही तो जलवा है चुनाव का। इसमें केवल न मोहल्लों के रंगबाज लोग ही मलाई नहीं काटते, नेताओं को भी पता है कि अकाउंट सेटल करने के लिए, ऊंट को पहाड़ के नीचे लाने के लिए उचित वक्त
चुनाव ही है, चुनाव के बाद कौन किसको पूछता है। राकेश जी के दिन बहुरने वाले हैं इनकी पार्टी के, 6 महीने और बीतने दीजिए, इनको भी बुला के लोग पूछेंगे और राकेश बताओ क्या हाल चाल है, सिक्योरिटी तो नहीं चाहिए, गाड़ी घोड़ा सब है ना व्यवस्था, क्योंकि बिहार से झटका लग गया, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है ना। तो अगर ये समझदार होंगे तो ये अगले 6 महीने में जो लेना लेके निकल लेंगे, बाद में जीतो हारो आपकी किस्मत, क्योंकि हार गए तो भी कुछ नहीं मिलना और जीत गए तो फिर इनकी एंट्री बंद। हर नेता इतना तो जानता है रविदास जी, इसलिए मैंने सोच समझ के कहा, इधर भी खाई उधर भी खाई। और एक चीज और दर्शकों को बता दूं, शायद राकेश ने वो मुद्दा उठाया था या पंकज जी ने, जो दीपावली की शुभकामनाएं लगी ना, उसमें उनका सरकारी लेटर हेड छपा है, मोहम्मद आजम खान मंत्री, इन सब विभाग, इधर कार्यालय, टेलीफोन नंबर, रेक्स फैक्स सब, जो सरकार उनका ऑफिशियल लेटर हेड है, और नीचे दस्तखत। उसमें समाजवादी पार्टी के न रंग है, न रोगन है, न कोई फोटो है, न साइकिल है, साइकिल रिक्शा कुछ नहीं छापा उनने। छाप सकते थे, छोटी साइकिल लगा देते, बच्चों वाली, बड़ों की ना लगाते, जो बाल बच्चे नहीं चलाते घर में सीखते समय वही लगा देते, नहीं लगाई। राजनीति को संदेशों के पढ़ने की भाषा है राजनीति। तो राजनीति में रविदास जी तो जानते हैं, अब यहां नहीं बोलेंगे कि जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। राजनीति तो यही है मित्र। शायद बशीर बद्र साहब का एक शेर था ये, कि मुझे इश्तिहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियां, मुझे इश्तिहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियां। फिर क्या करो, तो बोले जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। मैंने ऐसे ऐसे दौर देखे रविदास बाबू, नेता के सामने, अपने सुप्रीमो के सामने नेता बैठा, उसने कहा हाँ भाई राकेश जी क्या बवाल है, बोले साहब कोई बवाल नहीं, लेकिन मेरे समर्थक मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे भाई संगठन महामंत्री बनाओ राकेश जी को, अब बताओ मैं क्या करूं, मैं बहुत समझा रहा हूं मान ही नहीं रहे। ये बोलता है ना नेता तो, लेकिन सुप्रीमो भी जानता है कि गुरु वक्त की बात है तो देना पड़ेगा। क्या वैसी स्थिति आ गई? और अगर वैसी स्थिति आ गई तो आपके लिए ये होर्डिंग संकट का कारण बनेगा, ये जान लीजिए। महीने 2 महीने 4 महीने और बीतने दीजिए, सूर्य को उत्तरायण में आने दीजिए, मकर राशि में ढोल बजेगा, ढोल, चुनाव ही चुनाव दिखाई देगा। उस ढोल में यह नगाड़ा भी महत्वपूर्ण होगा, यह ध्यान रखिएगा। सिर्फ ये कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविदास जी आपका, पंकज जी आपका, राकेश जी आपका, अमिताभ जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।